हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेल्फ पेस सीरीज में। ये सीरीज ऐसी है जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने के अपने ही फायदे होते हैं। तो ये जो सेल्फ पेस सीरीज है इसमें आप अपने और से टाइम निकाल के जब भी आप फ्री हैं आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और कोई भी आपको एक निश्चित टाइम का वेट करने की और समय निकालने की बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसीलिए इसका नाम यहाँ पे रखा गया है सेल्फ पेस्ड सीरीज। तो क्या क्या फायदे होते हैं इसके? सबसे पहले टू द पॉइंट आपको लेक्चर मिलेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं लाइव लेक्चर्स में जो कि यहाँ नहीं होंगी और बहुत ही कम समय में हम इन लेक्चर्स को कवर कर लेंगे। इसीलिए ये आपका समय बहुत कम लेंगे और जब भी आप फ्री होते हैं, जब भी आपके पास समय होता है, तब आप इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये मेम तो देखा है ना कि जल्दी बोल कल सुबह पलवेल निकलना है। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ लाइव लेक्चर्स में कि इतना समय हमारा बर्बाद होता है क्योंकि बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो टीचर है वो इतनी देर साइलेंट रहता है कि हमारे मन में यही मेम चलता है कि भाई जल्दी बोल कल सुबह पलवेल निकलना है। ठीक है, एनीवेज, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक कंप्लीट प्रेपरेशन, पूरी तैयारी आपकी होने वाली है। कैसे होगी? सबसे पहले आपको मिलता है रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके बाद जो नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। और जो भी आपको डाउट्स होते हैं, अगर आपको कोई डाउट है लेक्चर देख के, तो यूट्यूब पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट्स में, और अगर आप हमारी ऐप पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आस्क का बटन आता है, उसको क्लिक करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ए टू जेड हर एक चीज यहाँ पे तैयार हो जाएगी, वो भी टू द पॉइंट और कम से कम समय में। इसके अलावा ईयर और सेक्शन वाइज अगर आपकी तैयारी नहीं हो रही है तो भाई ये जरूर से आपको करनी है कि आपको ईयर वाइज और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, है ना। तो वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, अगर नहीं डाउनलोड की है तो इसे डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा इसका फ्री डेमो भी अवेलेबल है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना, कॉल मत करना, चैट करना, मैसेज करना, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पोल्यूशन। तो जो हमारा न्यूक्लियर होता है ना, न्यूक्लियर मतलब जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो कैसे बनती है, सबसे पहले इस पे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा उस उसके जो पोल्यूशन होते हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर के द्वारा जो हम एनर्जी बनाते हैं वो क्या होती है। तो भाई आप सबको पता है कि जो हमारा अणु होता है, अणु का ये एक तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक अणु है, अणु मतलब हमारा एटम है। और एटम को भी अगर हम लोग फर्दर तोड़ते हैं तो वो तीन भागों में टूटता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना जी। तो ये तीन भागों से मिलकर के बना होता है, और किसी भी अणु को जब हम तोड़ते हैं और तो उससे जो है एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा रिलीज होती है। इसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना, आपको पता है अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तो वो इसी एनर्जी को एक्सप्लॉइट करके वो बॉम्ब बना था। तो ये एनर्जी जो है, किसी अणु से जो हम एनर्जी निकालते हैं उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से बेसिकली बन सकती है। एक होता है फिजन का तरीका और एक होता है फ्यूजन का तरीका। फिजन का मतलब होता है जब हम विखंडन करते हैं, यानी कि जो हमारा एटम है उसको अलग अलग भागों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिजन। फिजन को आप बोल सकते हो तोड़ना। जबकि जो फ्यूजन होता है उसका ठीक उल्टा मतलब होता है, उसका मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने से भी एनर्जी बनती है। अगर आप कई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेकर आपस में जोड़ने की कोशिश करो, उससे भी एनर्जी रिलीज होगी, और तोड़ने की कोशिश करो तो उससे भी रिलीज होगी। तो हमारी जो यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करने वाले हैं वो सारी की सारी फिजन की होने वाली है, यानी कि तोड़ने की, विखंडन करने की सारी हम लोग बात यहाँ पे करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखें। तो कोई भी जो अणु होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होएगा, उसका जो अणु होगा, है ना, उसके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो सोने का अणु हो, चाहे वो मिट्टी का अणु हो,
चाहे वो हीरे का अणु हो या कोयले का अणु हो, सबके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक जो केंद्र होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये केंद्र है पूरा का पूरा, इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे ज्यादा काम के नहीं है यहाँ से समझने में। अंदर जो इसका केंद्र है ना, यहाँ पे जो केंद्र है वो हमारा कहलाता है न्यूक्लियस। यहाँ पे लिखा है ना, ये केंद्र जो है वो कहलाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्रोटॉन और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसे पावर प्लांट में कैसे यूज किया जाता है ऊर्जा बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियर फिजन नाम की प्रक्रिया का यूज होता है, जिसमें कई अणुओं को विखंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो आखिर जो हीट रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको कैसे हम एनर्जी बनाते हैं। क्या होता है भाई कि जो न्यूक्लियर फिजन से जो ताप यानी कि जो हीट हम एमिट होती है, जो गर्मी निकलती है, उससे पानी को गर्म किया जाता है और पानी को भाप बनाया जाता है, और ये जो फाइनली भाप होती है ये टरबाइन को चलाती है, जनरेटर को चलाती है, जिससे कि बिजली बनती है, और बिजली को हम सेव कर लेते हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं जैसे पहले स्टीम इंजन काम करता था कि भाप के दबाव से इंजन आगे बढ़ता था, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टरबाइन को चला दे रहे हैं, जो भाप बन रही है पानी को गर्म करने से, और ये गर्मी कहाँ से आ रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो फ्यूल कौन सा यूज करता है, यानी कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को यूज करता है, और ये बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम, और भी कई हैं, है ना, लेकिन उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। और यूरेनियम का भी एक खास किस्म है जिसे हम कहते हैं, यूरेनियम का एक खास आइसोटोप है जिसका नंबर है 235, है ना। तो यूरेनियम जो हमारा यूज होता है उसमें भी कोई भी यूरेनियम नहीं, यूरेनियम 235 जो है ये यूज होता है, इतना आपको याद रखना है। उसका क्या कारण है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि ये जो अणु होता है यूरेनियम 235 का, ये आसानी से विखंडित हो सकता है, यानी कि आसानी से इसका फिजन पॉसिबल है। बाकी दूसरे नंबर के अगर यूरेनियम होते हैं तो हो सकता है उनका फिजन उतना स्मूथली नहीं हो पाता जितना इसका हो पाता है, इसलिए U235 आप याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कि कैसे न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है ना, न्यूक्लियर वेस्ट कैसे बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरेनियम है ये यूज किया जाता है, और इसके फलस्वरूप ही हीट बनती है, जिससे पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है और बिजली बनती है उसके बाद। तो जब यूरेनियम का काम हो जाता है, यूरेनियम को हम विखंडित कर लेते हैं, उसका फिजन जब हो जाता है, तो उसके बाद कुछ सब्सटेंस बचता है जो कि काम का नहीं होता रिएक्टर के लिए। तो ऐसे में इस सब्सटेंस को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि एक ऐसी जगह पे पहुंचाना बहुत जरूरी है जहां ये किसी को हार्म ना करे। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है ये हार्मफुल क्यों होता है। ये हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो रेडियो का मतलब आपको पता है, एक ऐसी तरंग, एक ऐसी आप इसको ऊर्जा बोल सकते हो, जो रेडियो में भी हम लोग, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जैसे नाम आता है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन ये वो वाला रेडियो नहीं है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, ये उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेज होती हैं जो कि इस प्रकार के मटेरियल्स एमिट करते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह ऐसे रेडियो एक्टिविटी एमिट करते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान भाई ये है कि ये इतनी तेज किरणें होती हैं कि अगर हम इसके ज्यादा एक्सपोजर में आते हैं तो हमारे डीएनए को भी भेज जाती हैं। और डीएनए क्या होता है, हमारा इंसान का डीएनए जो होता है उसमें इंसान की ग्रोथ कैसे होगी उसके पूरे के पूरे कोड्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का डीएनए टूट जाता है तो एक तो उसके शरीर की ग्रोथ खराब हो जाएगी, कैंसर वगैरह जो फैलते हैं वो इसी वजह से फैलते हैं, रेडियो एक्टिविटी एक रीजन हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो अनुवांशिकी है, यानी कि जो आगे जो संतानें आएंगी, क्योंकि अब डीएनए पूरा ध्वस्त हो चुका है ना, रेडियो एक्टिविटी इतनी तेज होती है कि पूरा भेज जाती है बारीक से बारीक खून के कण को, डीएनए कण को।
तो आगे के जो संतानें आएंगी वो भी ठीक से ग्रोथ उनकी नहीं हो पाएगी, टेढ़ी मेढ़ी ग्रोथ होगी। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आपका फोन है अभी स्मूथ चल रहा है, आप थोड़ा पटक दो, हो सकता है उसके बाद हैंग करने लग जाए, क्योंकि फोन के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप डीएनए से कंपेयर कर सकते हो, उसमें कुछ खराबी आ गई है और इसलिए अब फोन जो है वो ठीक से नहीं चल रहा, सही से प्रोग्राम नहीं कर रहा। तो वैसे ही जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर का जो सॉफ्टवेयर था वही खराब हो गया, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो वो हो सकता है हैंडीकैप्ड पैदा हो। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा साइड इफेक्ट है कह सकते हो, या इस पोल्यूशन का एक दुष्परिणाम है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है, यानी कि जब उसकी एनर्जी निकाल ली गई है और उसके बाद जो हमारे पास यूरेनियम या दूसरे पदार्थ जो बचे हैं, उसको हमने नाम दिया है डिप्लीटेड यूरेनियम। ध्यान देना, ये एग्जाम में आया है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है या जो यूरेनियम बचता है ऊर्जा निकाल लेने के बाद, उसको बोलते हैं डिप्लीटेड, यानी कि क्षीण यूरेनियम, उसमें अब कोई एनर्जी नहीं बची है ना। तो ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं और एक बाय प्रोडक्ट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का, और एंड में बचते हैं, बाय प्रोडक्ट का मतलब जब काम हो जाता है फिर बचते हैं। तो अब बात आती है कि इनको ठिकाने कैसे लगाते हैं, इनका डिस्पोजिशन या निपटान कैसे होता है। तो इनके निपटान के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट माइंस, नमक की खदानों का प्रयोग किया जाता है इनको ठिकाने लगाने के लिए। तो नमक की खदानों को क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो नमक के पहाड़ हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं, उनमें बहुत नीचे तक गड्ढा करके उनमें ये जो भी कूड़ा बचा उसको डाल करके उसको दफना देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नमक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेल्फ हीलिंग होती हैं, मतलब कि वो कूड़े को ठीक करने लगती हैं, और लो परमीबिलिटी होती है। परमीबिलिटी मतलब कि बहुत ज्यादा फैलता नहीं है वहां से रेडिएशन, वहीं पे उसको दबा के रख लेता है नमक। और कंडक्ट हीट वेल, बहुत ज्यादा गर्मी को भी जो होता है डिसिपेट कर देता है ना, एक जगह नहीं रखता है ना। और इसके अलावा सॉल्ट फॉर्मेशंस जो होती हैं वो एक बैरियर का भी काम करती हैं रेडिएशन के लिए। तो जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको के लिए भी ये एक बैरियर का काम करती हैं, इसलिए सॉल्ट माइंस को न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजिशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब हम कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर्स देख लेते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो पास्ट में हुई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूक्लियर घटनाएं जो हुई हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक घटना है जिसका नाम है चेरनोबिल डिजास्टर। ठीक है, चेरनोबिल एक जगह थी, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे 26 अप्रैल 1986, तो इस दिन जो है क्या हुआ कि चौथे नंबर का जो रिएक्टर था उसमें एक्सप्लोजन हो गया, वो एकदम से फूट पड़ा। और ये जो हमारा चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? यूक्रेन में। तो शॉर्ट में हम देखेंगे, केवल नाम से हमें मतलब है, आप उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं जाननी है, उससे कभी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा 3 माइल्स आइलैंड एक्सीडेंट। तो इसमें क्या हुआ भाई, एक गल गया, मेल्ट डाउन हो गया एक यूनिट नंबर 2 सेकंड नंबर के रिएक्टर का। क्यों मेल्ट डाउन हो गया? क्योंकि हो सकता है वहां की कूलिंग खराब हो गई, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं बहुत गर्म होते हैं, तो इनको ठंडा करने के लिए इन्हें कूल किया जाना बहुत जरूरी है। अगर किसी तरीके से कूलिंग खराब हो गई और ध्यान नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा गल जाएगा। और ये हमारा स्थित था पेंसिल्वेनिया में, और ये घटना हुई थी 28 मार्च 1979 को। उसके बाद फाइनली है हमारा फुकुशिमा डिजास्टर या फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट जो है फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ जो कि जापान में है, और इसकी जो डेट है ये सबसे रीसेंट है, इसकी जो डेट है वो है 11 मार्च 2011। ठीक है, तो आई होप आपको न्यूक्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगता है मैथ्स 15 मिनट हुए। अब आप देख सकते हो कि जब हम लाइव क्लास करते हैं तो यही चीज चली जाती है 45 मिनट तक, है ना। मैं फिर भी बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, अगर आप और कहीं भी कंटेंट सर्च करोगे आपको लगेगा भाई जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है ना, ये आपके मन से आवाज आएगी अगर आपने मेम देखा है तो। ओके, तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया बहुत छोटा सा लेक्चर है इसका, और टू द पॉइंट ही हम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते चढ़ाते नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेस्ट यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड।
तो जो वेस्ट यूरेनियम निकलता है न्यूक्लियर रिएक्टर से वो क्या कहलाता है? तो नोट्स में हमने देखा जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है खासकर यूरेनियम, उसको हम बोलते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम, यानी कि वो यूरेनियम जिससे एनर्जी निकाल ली गई है और उसके बाद वो बेकार हो गया है, कूड़े की तरीके से है, और उसको हम सॉल्ट की यानी कि नमक की माइंस में दफना देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग्स द फॉलोइंग विच इज बेटर सुटेड फॉर डंपिंग न्यूक्लियर वेस्ट? इनमें से कौन सा बेहतर है डंप करने के लिए, यानी कि फेंक देने के लिए न्यूक्लियर वेस्ट को? तो वेरी इजी, मैंने आपको बता दिया वो क्या है, सॉल्ट माइंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हैं डिजास्टर्स के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर? है ना, इसकी भी हम लोग ने बात कर ली। फुकुशिमा डिजास्टर की हमने बात की, चेरनोबिल डिजास्टर की बात की, और 3 माइल्स आइलैंड डिजास्टर की हमने बात की। तो ये ABC हो जाएगा। लव कैनल डिजास्टर क्या है, इसको जरा हम लोग सर्च कर लेते हैं। ओके, तो ये यूएस में हुआ था लव कैनल डिजास्टर जो है। इसमें क्या था, केमिकल वेस्ट की डिजास्टर है, यानी कि कोई केमिकल रिलीज हो गया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, चित्र भी बना हुआ है कि कुछ केमिकल रिलीज हो जाने की वजह से एक डिजास्टर हुई थी जो कि लव कैनल डिजास्टर कहलाती है। ठीक है, तो खैर ये न्यूक्लियर में हमारे नहीं आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं ले रहे। ओके, तो गाइज आपने देखा कि महज 15 मिनट के अंदर हमारा न्यूक्लियर हो गया, और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही पढ़ें रिकॉर्डेड लेक्चर से, जो टू द पॉइंट होते हैं, इधर उधर की बात नहीं होती। अगर आप इस लेक्चर को 1.25 या 1.5 वाली स्पीड पे लगा देते हैं तो मतलब 5 से 7 मिनट में ही आप इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। सो जाते जाते एक बार फिर, अगर आपने पेपर उनके सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे या ये ऐप डाउनलोड करेंगे जो प्ले स्टोर पे है, तो वहां से भी आपको ये इसके फ्री डेमोज मिल जाएंगे, है ना। तो सारे ईयर्स के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनके ईयर्स के हैं, और प्लस अगर आप टीचिंग रिसर्च के अलग अलग सेक्शन के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ कुमार भरत NT टेलीग्राम चैनल भी जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी फ्री में डेली आते रहते हैं। बहुत बच्चे लगाते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, तो कुमार भरत NT चैनल को भी आप जरूर से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दें, पढ़ने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर से बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।